हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले और अपने दोस्तों को बताएं एनसीईआरटी यहां मिलेगा हर चीज। तो आज का टॉपिक है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये टॉपिक एनसीईआरटी से लिया गया है। जितने भी टॉपिक है जो थ्योरी आपको बताया जाएगा, एनसीईआरटी इज द रेफरेंस, क्योंकि इसके आगे सारी बुक फेल है। इसी बुक को सबने अलग ढंग से देखा है और इसी बुक को फिर से सजाकर लिखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी से ही मिलना है। एनसीईआरटी की बुक ही प्रेफर करें। और आज का टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैं हूं मुकेश चूड़ीवाल। ये क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझना था। आपने पिछली क्लास में देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था, जस्ट गैलीलियो ने जो कहा था उसी को लिखा गया था। मतलब उसके द्वारा क्या था, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। स्टेट दो ही सिचुएशन में आएगी, एक आइदर रुकी हुई ऑब्जेक्ट हो या उसकी वेलोसिटी फिक्स्ड हो। दोनों ही केस में एक्सेलरेशन जीरो। यानी पहला लॉ जो था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का पहला जो लॉ था मोशन का, उसमें नेट फोर्स जीरो था। लेकिन सेकेंड लॉ में ये एक ऐसा कंडीशन देता है जिसमें आपकी नेट फोर्स जीरो नहीं है, यानी यहां पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। पहले वाले में एक्सेलरेशन नहीं था, यहां पर जब एक्सेलरेशन होगा तो वो जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स जो भी लगेगा उसी के वो जितना आप इंक्रीज करेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इट मींस दैट acceleration of an object is directly proportional to applied external unbalanced force, और कह सकते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वैल्यू एक्सेलरेशन की आएगी। तो इस रूल से आपको ये चीज समझनी है। तो इसमें एक क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि एक कॉन्सेप्ट इसमें आएगा मोमेंटम का। मोमेंटम को आप लिख सकते हैं, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब जिसकी डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड तो होनी है प्लस डायरेक्शन भी होगी। अब जो मोमेंटम है, मोमेंटम को जो शो करते हैं पी से करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होगी मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब आपको पता है कि मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी मींस इट हैज सम डायरेक्शन। जब डायरेक्शन आएगी तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एरो लगा दिया। और यहां पर मोमेंटम ये भी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये साइड जब वेक्टर है तो यहां भी वेक्टर होगी। स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन विल गिव सम वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां भी वेक्टर हो गई। इट मींस दैट वेक्टर, ये जो मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मोमेंटम का सिग्निफिकेंस क्या है? अब सिंपल एग्जांपल के लिए अगर आप ये देखिए कि सपोज अगर मैं एग्जांपल के लिए एक दो ऐसे ऑब्जेक्ट को लेता हूं, एक की मास ज्यादा एक की कम। मतलब अगर हम सिचुएशन यहां लेंगे, फर्स्ट सिचुएशन एक ऐसी है जिसमें एक ट्रक है, ट्रक तो आपने देखा ही होगा, ट्रक, और दूसरा कार। आज ट्रक हर घर में नहीं मिलेगा, आपके पास ट्रक हो ये पता नहीं, लेकिन कार तो आजकल के टाइम में सबके पास है। एक नहीं दो कार होंगे, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर कार और ट्रक का एग्जांपल लेंगे तो ट्रक इज हेवी वेट, ट्रक के पास मास ज्यादा है, लेकिन कार कंपैरेटिवली इसके पास मास कम है ना, इसका वेट कम होगा ना ट्रक के कंपैरिजन में। तो ट्रक और कार के एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि इसकी मास सपोज m1, इसकी मास m2। अब आपको पता है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, क्लियर। ट्रक तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट मैंने लिया जिसकी मास अलग अलग है। अब अगर आप चाहे ट्रक को आप पुश कर रहे हैं और कार को भी आपको पुश करना है, ट्रक और कार दोनों को अगर पुश करना है, और यू हैव टू, ट्रक एंड कार को अगर पुश करने लगे आप लोग, कुछ लोग मिलकर, सपोज 10 लोग मिलकर कार को भी पुश कर रहे हैं और ट्रक को भी पुश कर रहे हैं, अगर सेम टाइम इंटरवल में, सपोज 0 टाइम से स्टार्ट किया आपने और 5 सेकंड में, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर दोनों की स्पीड को सेम करनी है, सेम स्पीड तक पहुंचानी है, मींस पहले तो ये रेस्ट पर थी, आपने इसको एक्सेलरेशन देनी है। एक्सेलरेशन देने के लिए यू हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स। वो एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड होगी, क्योंकि बैलेंस्ड जब रहेगी तब तो रुकी हुई थी, लेकिन आपने कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। उसके कारण इसकी मूवमेंट हो जाएगी, इसकी भी और इसकी भी। if you want to keep the velocity of both the objects same in the same interval of time, it means that आफ्टर सम टाइम, सपोज 5 सेकंड के बाद आप ये चाहते हैं कि इसकी स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकंड हो गई, इसकी भी इतनी हो जाए, तो आप देखेंगे कि फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द ट्रक विल बी मोर कंपेयर्ड टू कार। इसका मतलब जिसकी मास ज्यादा है उसको ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी, उसमें अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगेगी। दूसरे एग्जांपल के लिए, ये तो पहला एग्जांपल आपने समझ लिया। दूसरे एग्जांपल के लिए सपोज कार और ट्रक और कार बोथ आर इन मोशन, दोनों मोशन में है। अब किसी इंस्टेंट पर सपोज ये दोनों की वेलोसिटी सेम है, आपने इस तरह से कार और ट्रक को चला रहे हैं और इंजन ऑन कर लिया है, कार और ट्रक की स्पीड दोनों की सेम है। अब जैसे दोनों की सेम है और आपने दोनों को ऑफ कर दिया, इंजन को ऑफ कर दिया, अब इसको रोकना है आपको, तो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगानी है रोकने के लिए। आप देखेंगे अगर दोनों को सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम रोकनी है तो यू विल सी दैट यू हैव टू
पुट मोर एफर्ट टू स्टॉप द ट्रक, मतलब ज्यादा फोर्स लगेगी अगर ट्रक को रोकनी है उसी इंस्टेंट में जिस इंस्टेंट में कार रुकेगी, है ना। दोनों को एक ही इंस्टेंट में रोकनी हो तो आप देखेंगे ट्रक के केस में ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है। तो ये तो हो गया दूसरा एग्जांपल। कहने का मतलब मास जो टर्म है ये बहुत काम की चीज है, जितनी ज्यादा मास होगी उतनी ज्यादा अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो मास एक ऐसा टर्म है जो आपको सिग्निफिकेंस पता चल गई। अब देखेंगे एग्जांपल के लिए हम वेलोसिटी के लिए। अब सपोज मास अगर कोई ऑब्जेक्ट की हम सेम ले रहे हैं, अगर वेलोसिटी में चेंजेस होंगे तो इसका क्या फोर्स पर इफेक्ट पड़ेगा ये देखते हैं। सपोज आपने किसी को बुलेट से मार दिया, जान से मारने का आपने प्लानिंग कर लिया, ऐसा करना मना है, ये एक्सपेरिमेंट आप नहीं करना, लेकिन एग्जांपल के लिए किसी ने बुलेट चलाया और वो किसी बॉडी से गया, बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी नहीं, सपोज किसी भी बॉडी से गया, तो आप ये देखेंगे अगर उसकी वेलोसिटी है, कोई एक पर्टिकुलर बुलेट है, उसकी मास तो फिक्स्ड है, उसी बुलेट को अगर दो आपने बुलेट ले लिया, सपोज दोनों की मास फिक्स्ड है, सपोज नहीं आपने फिक्स्ड मास की ले लिया बुलेट, एक को बुलेट को गन से आपने मतलब उसकी वेलोसिटी क्रिएट की, तो आप देखेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी हाई वेलोसिटी से निकली गन से बुलेट, तो वो उस बॉडी को चीरते हुए निकल जाएगी, बहुत अंदर तक चली जाएगी। और उसी बुलेट को अगर आप हाथ से या कम वेलोसिटी के साथ, मॉडरेट वेलोसिटी के साथ उसको फेंकेंगे तो वो ज्यादा अंदर तक नहीं जाएगी, या हो सकता है उसे टकराकर ही गिर जाए नीचे। तो इट मींस दैट फॉर सेम मास ऑफ बॉडी, सेम मास रहे तो वेलोसिटी इज आल्सो कंसर्न्ड टर्म। इट मींस दैट वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो अप्लाइड फोर्स जो आप अपोजिंग फोर्स कहते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा रिक्वायर्ड है। क्लियर? तो इसका मतलब जो टर्म है यहां पर आप देख सकते हैं, जो टर्म है यहां पर, जो मास एक सिग्निफिकेंट पैरामीटर है एंड वेलोसिटी इज आल्सो सिग्निफिकेंट पैरामीटर, तो यू कैन से दैट वेलोसिटी इज आल्सो सिग्निफिकेंट पैरामीटर। ये जो है एक तरह से देखा जाए रेलेवेंट वेरिएबल ऑफ मोशन है, रेलेवेंट वेरिएबल ऑफ मोशन। मोमेंटम इसका मतलब क्या हुआ? रेलेवेंट वेरिएबल ऑफ मोशन। ये वेरी करता है, अगर ये वेरी किया, आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां से मतलब आपने गिरा दिया तो उसकी क्या मोमेंटम चेंज जरूर होगी। क्यों? अगर वो सेम ऑब्जेक्ट गिर रही है नीचे तो उसकी मास तो फिक्स्ड हो गई, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। इट मींस दैट जब भी मोशन होगी इट इज ए वेरिएबल पैरामीटर। ये दो एग्जांपल से आपको ये बात समझ में आ गई। सपोज अब एग्जांपल ले रहे हैं क्रिकेट बॉल का। क्रिकेट बॉल के केस में आपने देखा होगा जब भी क्रिकेट बॉल को कोई एक नया खिलाड़ी उसको जब कैच करता है तो उसे वो टेक्निक पता नहीं होता है। हो सकता है वो बॉडी बिल्डर हो सकता है वो उसको टेक्निक नहीं पता है, वो क्रिकेट के लिए एक अनजान आदमी है, लेकिन वो जब कैच करता है क्रिकेट बॉल को जो ऊंचाई से नीचे गिर रही हो, तो वो ये नहीं समझ पाता कि उसमें किस तरह का लॉजिक अप्लाई करे जिससे उसे कम हार्म लगे, कम हार्म हो, मतलब उसे चोट कम लगे। लेकिन वहीं अगर कोई खिलाड़ी जो प्लेयर है जो हर दिन खेलता है या उसे पता है कैसे करना है, वो जब खेलता है तो आप देखेंगे वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट जैसे कोई बॉल आ रही है, उसकी मास फिक्स्ड है, मास तो चेंज नहीं हो रही, वो ऑब्जेक्ट आ रही है, तो उसको जो कैच करेगा, जो जिस इंस्टेंट पर उसको टच करना है, तो वो जो वेलोसिटी सपोज इस इंस्टेंट पर हाथ के टिप तक आते आते उसकी वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकंड हो गई। आप उस वेलोसिटी से उस मास को जब वो कैच करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ मोमेंटम होगी, तो वो क्या करेगा, वो अपने हाथ को पीछे की तरफ लाता है, जिसके कारण उसको जो मोमेंटम है उसको ज्यादा से ज्यादा चेंज कर पाए और उसको कम एफर्ट लगाना पड़े रोकने के लिए। तो वो क्या करता है, कैच करते हुए हाथ को पीछे की तरफ लाता है, जिससे उसका टाइम बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन जो नया खिलाड़ी है जिसको कुछ पता नहीं है, वो अपने हाथ को फिक्स्ड रखता है और जैसे ही उसके हाथ पर वो ऑब्जेक्ट आती है तो उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। सपोज इंस्टेंटली वो पकड़ना चाहता है, जिसके कारण उसको ज्यादा से ज्यादा चोट लग जाता है। तो ये भी मोमेंटम का एक अच्छा एग्जांपल है कि अगर चेंज इन मोमेंटम क्विक टाइम में करे, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में करे, इंस्टेंटली करे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाइड होंगे। मींस अपोजिंग फोर्स यहां पर आप देख रहे हैं गेंद को रोकने के लिए जो अपोजिंग फोर्स है ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे अगर वो खिलाड़ी इंस्टेंटली उसको रोकना चाहता है। ये भी एक अच्छा एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं कि मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम एक अच्छा टर्म है। मींस एक ऐसा टर्म है जिससे फोर्स जो है वो डिफाइन होती है, फोर्स की वैल्यू चेंज इन मोमेंटम पर डिपेंडेंट है। लेकिन आप इससे और आगे बढ़ेंगे तो कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम पर भी डिपेंडेंट है और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पर भी डिपेंडेंट है। इट मींस दैट हाउ फास्ट यू ब्रोट द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कितनी तेजी से आप ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर ला रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, मतलब उससे भी फर्क पड़ता है फोर्स। इसका मतलब फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम तो है ही, ये किस रेट से कम हो रहा है। अगर इंस्टेंटली आपका बंद रोकना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जो मूविंग है, तो इसका मतलब उसकी मोमेंटम आप विद इन सेकंड जीरो करना चाह रहे हैं, तो वहां पर अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगी। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर डिपेंडेंट है अप्लाइड फोर्स, या कह सकते हैं अपोजिंग फोर्स। क्लियर? अब आप देखेंगे जो फोर्स है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें अगर सेम फोर्स अप्लाई की जाए, अप्लाइड फोर्स इज सेम, और उसको सेम टाइम के लिए अप्लाई की जाए, सेम, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, सपोज एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक हैवी ऑब्जेक्ट के लिए मैं ले रहा हूं ये बैग, ये बहुत हैवी है, सपोज ये हैवी है, और मैं एक ले रहा हूं ये वाली, अगर इसमें आप सेम फोर्स, ये सपोज ये लाइट है, ये वेट, इसमें वेट ज्यादा है, ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट जिसकी मास अलग अलग है, अगर आप इसमें सेम फोर्स अप्लाई करेंगे और सेम टाइम के लिए अप्लाई करेंगे, फोर्स भी सेम, टाइम भी सेम, मतलब अगर अभी से स्टार्ट किया, सपोज 5 सेकंड में इसकी जो मतलब मोमेंटम में चेंजेस आएंगे, यहां पर भी चेंजेस आएंगे, मतलब सेम टाइम इंटरवल के लिए सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट द सेम चेंज इन मोमेंटम इन डिफरेंट मासेस।
चेंज इन मोमेंटम दोनों में सेम होगा, चाहे मास हल्की ले या भारी ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई हल्की ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर क्योंकि सबको ये पहले रेस्ट पर था, अगर हमें पता है कि इसमें फोर्स सेम अप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और टाइम सेम लेना है, सेम टाइम के लिए हमें चेक करना है, तो चेंज इन मोमेंटम सेम होगी। कैसे होगी? एक तो भारी एक हल्की है, तो ऐसी सेम होगी कि मोमेंटम पहले क्या है, जीरो, रुकी हुई है, जब ये मोशन में आएगी तो जो हैवी वाली है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जो लाइट ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण मास इनटू वेलोसिटी, हैवी की मास ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी कम है, और जो लाइट ऑब्जेक्ट है उसकी मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा है। मींस चेंज इन मोमेंटम इज सेम फॉर बोथ हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट इफ यू आर अप्लाइंग द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम इंटरवल। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब क्या है, हमें ये देखना है कि अगर ये जो मोमेंटम है इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मींस इट हैज सम डायरेक्शन। सपोज यू आर स्पिनिंग ए बॉल, अगर आप स्ट्रिंग पर एक एंड पर बॉल को लपेट दे, बांध दे और दूसरे को फिंगर से कर दे और उसे आप मूव कराएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, नॉट इन वर्टिकल, बिकॉज यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, तो यहां पर एक्सेलरेशन वाला टर्म आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं उसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करा रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड के लिए आपको तो हॉरिजॉन्टल पर हो जाएगा, अदरवाइज यहां भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नली यहां पर अनइक्वल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। सपोज क्योंकि यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में आप देख रहे हैं डिस्टर्बेंस है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में एक सेम हाइट पर सेम प्लेन पर हॉरिजॉन्टल में आप स्ट्रिंग से किसी बॉल को स्पिन कराएंगे, देन यू विल गेट दैट अगर आप उस बॉल की जो रेडियस है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जो रेडियस है वो रेडियस को अगर कम करेंगे, या पहला तो आप कम कर सकते हैं, या अगर रेडियस को कम करें या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, स्पीड को, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, स्पीड को ही इंक्रीज कर दे, देन यू विल फील दैट आपका जो हाथ है वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाएगा। फिर क्यों? क्योंकि आपने पिछली क्लास में देखा है कि जो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, मीन सेंट्रीपिटल जो फोर्स होते हैं फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो क्या होती है, mv²/r। v इज द स्पीड। अगर स्पीड आप इंक्रीज कर दे या रेडियस को कम कर दे तो फोर्स रिक्वायर्ड विल बी मोर, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी मोर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर, इसको समझना है, इसकी डायरेक्शन कैसे ये समझना है। ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपने किसी ऑब्जेक्ट को 2 इंस्टेंट के लिए चेक किया कि क्या एक्सेलरेशन और मोमेंटम, आप जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी जो मोमेंटम की डायरेक्शन है। मोमेंटम की कौन सी डायरेक्शन होगी? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। सपोज कोई इंस्टेंट में यहां पर ले रहा हूं और दूसरा इंस्टेंट यहां पर ले रहा हूं, यहां पर ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो इसके टेंजेंशियल में होगी। इस लोकेशन पर आते आते इसकी वेलोसिटी इस सर्कल के टेंजेंट में इस डायरेक्शन में होगी। तो ये हो गई सपोज v, ये हो गई v और दूसरी हो गई v डैश, 2 हो गई, एक v और v डैश। अगर दोनों की इनिशियल पॉइंट डिफरेंट हो देन हम दोनों को क्या करेंगे, शिफ्ट करके एक ही लोकेशन पर लाएंगे और उसके बाद हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ? एक्सेलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो इन दोनों को अगर साथ में लाएंगे तो इसको मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, यहां पर सपोज मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये है v डैश। अगर v डैश ये है तो आप चेंजेस निकालने के लिए ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन से भी बता सकते हैं कि ये जो आएगी है इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और इसकी वैल्यू होगी डेल्टा v। डेल्टा v इज द चेंज इन वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, जहां पर एक्सेलरेशन होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स होगी, फोर्स इक्वल टू ma। इसको आगे भी देखेंगे कैसे होती है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो अप्लाइड फोर्स है उसकी डायरेक्शन हो गई इनवर्ड। अगर इसको शिफ्ट कर दिया जाए यहां पर तो ये देख रहे सेंटर की तरफ हो गई, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ और देख रहे हैं वेलोसिटी की भी डायरेक्शन एक ही तरफ, सेंटर की तरफ। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर क्वांटिटी है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड बढ़ेगी उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम भी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर? इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ये काफी कॉन्सेप्ट का था। तो आप ये देख लेंगे यहां पर कि हाथ को ज्यादा से ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड हो गया, और दूसरी बात ये भी क्लियर हो गया कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन दोनों की ही सेम है। फोर्स की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मोमेंटम की है। इट मींस दैट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्लियर हो गया। अब अगर आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन तो दोनों की सेम हो गई, तो चेंज इन मोमेंटम जैसे जैसे इंक्रीज करनी हो या इंक्रीज हो रही हो, इट मींस दैट अप्लाइड फोर्स भी इंक्रीज करनी पड़ेगी या इंक्रीज हो रही है। क्लियर? इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अप्लाइड फोर्स और मोमेंटम इज रिलेटेड। अब आपको ये देखना है कि जैसे फोर्स है तो अब आप अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें, ओके डस्टर से मैं इसको कर देता हूं। अगर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहे तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, फोर्स जो आपने देखा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। क्या ये सही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। यहां पर अगर आप चाहे तो dp तो बाद में करेंगे, पहले तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा t करेंगे यहां पर। ये अब आपको अगर ये वाली टर्म में लिमिटिंग वैल्यू लगा देंगे डेल्टा t टेंडिंग टू 0, देन यू कैन लिमिटिंग डेल्टा टेंडिंग टू 0। इस केस में आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? dp/dt से कह सकते हैं इसको। सपोज इसमें कोई कांस्टेंट टर्म k मैंने कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज k की वैल्यू हम इंडिपेंडेंट है
कुछ भी सेलेक्ट करने के लिए, बट फॉर कन्वीनियंट पर्पस वी विल सेलेक्ट हियर k इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई यहां पर dp बाई dt लिख सकते हैं। फोर्स को मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है सेकंड लॉ का दूसरा जो आपको बताया जा रहा है, इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहां पर खास बात जो आपको देखनी है या जो समझ रहे होंगे कि इट आल्सो वेरीफाई द फर्स्ट लॉ। क्यों कि अगर यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, dp बाई dt इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी फॉर द सेम मास, या आप कह सकते हैं अगर उसकी किसी ऑब्जेक्ट की मास चेंज नहीं हो रही है, फॉर द फिक्स्ड मास आप इसको बाहर ला सकते हैं m dv बाई dt। dv बाई dt मींस एक्सेलरेशन ma। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर उसकी एक्सेलरेशन को जीरो कर दी जाए, इट मींस दैट यहां पर अप्लाइड फोर्स, नेट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, क्योंकि ये जब जीरो तो ये भी जीरो। अगर a इक्वल टू जीरो हो तो f इक्वल टू ma है, तो आपने a इक्वल टू जीरो पुट किया तो f इक्वल टू क्या आ गई, जीरो। इट मींस दैट एक्सेलरेशन अगर जीरो है, इट मींस दैट ऑब्जेक्ट इज एट स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये वेरीफाई करता है फर्स्ट लॉ को भी, ये आपको समझ में आ गई। सेकंड लॉ है वो फर्स्ट लॉ को भी वेरीफाई करता है। दूसरा क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर। वेक्टर लॉ क्या कहता है कि वेक्टर ये बताता है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, अगर सपोज आप कोई ऑब्जेक्ट को किसी ऊंचाई से छोड़ रहे हैं तो उसकी चेंज इन मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। अगर कोई फोर्स अप्लाइड इन द एक्स डायरेक्शन, तो जो चेंज इन मोमेंटम की कंपोनेंट लेनी है, सपोज आपने एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन में फोर्स है और वेलोसिटी सपोज यहां पर कुछ है v, वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पर है लेकिन अप्लाइड फोर्स v, अप्लाइड फोर्स f यहां पर है। अगर आपको देखनी है कि चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू अप्लाइड फोर्स क्या है, तो आप इसका जस्ट कंपोनेंट लेंगे यहां पर, ये हो गई fx सपोज। अब इसमें जो चेंजेस आएंगे वो ड्यू टू अप्लाइड फोर्स होगी, मतलब चेंज इन मोमेंटम इन द सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड फोर्स। क्योंकि जो वेलोसिटी है उसको आप तो दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, एक तो इसके अलोंग, एक इसके परपेंडिकुलर। जो इसके परपेंडिकुलर होगी वो उसका कोई रोल नहीं होगा चेंज इन मोमेंटम में। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नली कोई अनबैलेंस्ड फोर्स यहां अप्लाइड है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन में आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, एट द इंस्टेंट आप कोई जैसे रुकी भी कोई ऑब्जेक्ट है उसको आपने फेंका, यहां से फेंका तो यहां तक आते आते आपके हाथ में थी, तो इसको जो भी एक्सेलरेशन यहां तक मिली और हाथ से छूटते ही वो ऑब्जेक्ट जो अपनी जा रही है पैराबोला पाथ में, उसके मोशन को आप दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी, वर्टिकल में भी। वर्टिकल में चूंकि आप ग्रेविटेशनल फील्ड भी लग रही है, हॉरिजॉन्टल में कोई फील्ड नहीं है, तो आप हॉरिजॉन्टल में क्या लेंगे, मोमेंटम कांस्टेंट। लेकिन वर्टिकल में जो अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड है उस पर, उसके कारण वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी मोमेंटम चेंज होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल में उसकी मोमेंटम फिक्स्ड रहेगी क्योंकि वेलोसिटी फिक्स्ड है। इसका मतलब इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, x की अलग वैल्यू, y की अलग वैल्यू, z की अलग वैल्यू, और ये डायरेक्शन पर भी डिपेंडेंट है। जिस भी डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम को ये चेंज करेगा। क्लियर? ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। और तीसरा है कि ये इट इज एप्लीकेबल टू सिंगल पॉइंट मास, इट मींस दैट कोई ऑब्जेक्ट जो रिजिड हो, जिसकी मास फिक्स्ड हो, तो ये उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई बल्कि ऑब्जेक्ट है तो उसके सेंटर ऑफ मास पर आप अस्यूम कर सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक ए सिंगल पार्टिकल, और जो भी इक्वेशन आपने देखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि जो इसमें इंटरनली अप्लाइड फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वही हमें फोकस में लेना है, उसी पर डिपेंडेंट फोर्स इक्वल टू जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है वही इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये क्या है, सेकंड लॉ हैज ए लोकल रिलेशन। लोकल रिलेशन मींस इसकी जो इसके पास अपनी कोई मेमोरी नहीं होती है। सपोज अगर कोई एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हियर एंड नाउ, मतलब कोई भी एक्सेलरेशन है उसको अभी और यहां देखिए, और उसी इंस्टेंट पर फोर्स को भी हियर एंड नाउ के कॉन्सेप्ट पर चले। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जिस इंस्टेंट पर फोर्स देखेंगे उसी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन देखें। इट डजंट हैज एनी मेमोरी। सपोज यू आर इन ए ट्रेन, ट्रेन जा रही है अपनी स्पीड से, ट्रेन सपोज एक्सेलरेट कर रही है, मींस उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है, यू आर इन ए एक्सेलरेटेड ट्रेन। अब वहां पर आपने किसी ऑब्जेक्ट को वहां से थ्रो कर दिया बाहर, मतलब आपने आप विंडो सीट पर है आप, और आपने विंडो से कुछ ऑब्जेक्ट को फेंक दिया। जैसे ही ऑब्जेक्ट उस आपके हाथ से हटी, उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि इट डजंट हैज एनी मेमोरी, इसके पास कोई अपनी मेमोरी नहीं होती है। इट हैज ए लोकल रिलेशन, मतलब उस इंस्टेंट पर अगर फोर्स आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं वहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, नेट फोर्स इज जीरो फॉर दैट ऑब्जेक्ट जिसको आपने हाथ से छोड़ दिया है। अब ट्रेन भले एक्सेलरेटेड थी, ट्रेन में अभी भी हो सकता है एक्सेलरेशन हो, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं होगी, और उस ऑब्जेक्ट को जिस भी स्पीड पर जब छोड़े थे उस समय जो उस इंस्टेंट पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो उसकी फिक्स्ड वेलोसिटी हो जाएगी। इफ वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। क्लियर? तो इसके पास अपनी कोई मेमोरी नहीं होती है। हमें जब भी निकालनी है फोर्स तो उसी इंस्टेंट पर देखें और उसी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन भी देखें, तब वहां पर फोर्स इक्वल टू m में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब देखना है इंपल्स का टर्म। देखिए इंपल्स का मतलब ये होता है कि अगर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम या वेरी शॉर्ट टाइम में अगर आप कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स इनटू टाइम इज अनमेजरेबल।
अगर वेरी लार्ज फोर्स है और टाइम बहुत छोटी हो तो आप उस दोनों टर्म को, फोर्स और टाइम का जो मल्टीप्लीकेशन है, उसको कहते हैं इंपल्स। इंपल्स एग्जांपल के लिए आपने कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया दीवार की तरफ, और दीवार की तरफ ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, तो लेकिन जो हीट किया यहां पर वेरी शॉर्ट टाइम में, इंस्टेंटली जैसे इसमें टकराया, और ये इतना ज्यादा इंपल्सिव फोर्स था। इंपल्स मींस इंपल्स उसकी ज्यादा थी, फोर्स और टाइम ड्यूरेशन, टाइम बहुत कम, फोर्स बहुत हाई, इतनी ज्यादा इंपल्सिव फोर्स लगेगी जिसके कारण इसकी मोमेंटम चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इंपल्स एक टर्म है जिसमें आप इंपल्स को कैसे लिख सकते हैं, इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। इसी को लिख सकते हैं फोर्स इनटू टाइम को चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो ये जो टर्म है फोर्स इनटू टाइम, इट इज अनमेजरेबल टर्म। आप तो एक तो छोटा सा टाइम नहीं निकाल सकते हैं कि किस इंस्टेंट में टकरा तो वापस आया, क्योंकि बहुत छोटा टाइम है वो, और फोर्स उसमें वेरी हाई मैग्नीट्यूड की नहीं लगती है, तो उस इंस्टेंट पर आप बता नहीं सकते कितनी फोर्स है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम को आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये जो मेजरेबल टर्म है, इससे आप मेजर करके बता सकते हैं इंपल्स की क्या वैल्यू होगी। तो इंपल्स एक ऐसा टर्म है जो वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट में आप मतलब एग्जर्ट किए तब उसकी वैल्यू जो होगी दैट इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। लार्ज फोर्स के लिए एप्लीकेबल है एंड वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए ये एप्लीकेबल है। ये सारा का सारा फंडा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आता है। इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि जब भी अनबैलेंस्ड या नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा तो उसकी वैल्यू जो होगी F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस dp/dt से निकालनी है। क्लियर? इसमें कोई भी डाउट अगर आपको है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और दोस्तों को ये बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी नॉलेज मिल रहा है इस चैनल के द्वारा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और अपने 5 दोस्तों को नहीं बोलेंगे तो जो भी आपकी मेमोरी में जाएगा वो हो सकता है उड़ जाए। इसलिए आपको कंपलसरी रूप से, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा इसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया है, आपकी मेमोरी से वो निकल जाएगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों को नहीं बोला है। कम से कम 5 को बोले, करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू एवरीवन।